नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर और मैं आज आपको इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण, ये कह लीजिए कि इस वर्ष परीक्षा में बिल्कुल रखा आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि जो आज बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल 100% तय है कि पेपर में जरूर इस वर्ष आएगा। वो है क्या? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इतना इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि कुछ है ही नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लीजिए कि 4 नंबर आपको देकर जाएगा। 4 नंबर आपको क्लियर है देकर जाएगा। आपको रट लेना है, बिल्कुल कॉपी कलम निकाल करके रख लीजिए। आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूं सेम उसी प्रकार से आप रट्टा मार लीजिए, तो ये समझ लीजिए कि 4 नंबर आपने कवर कर लिए। तो चलिए चलते हैं जो है समीकरण की तरफ। आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो क्या है और कैसे बताया इन्होंने है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि हमने एक जो है प्लेट बना ली, पहले भी जैसा, पहले भी हमने एक प्लेट बनाई थी। ये प्लेट हमने बना ली। क्या बनाया है? ये धातु की प्लेट है बेटा। क्या है? धातु की प्लेट है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। यह है धातु की प्लेट। क्या कहेंगे हम? धातु की प्लेट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं इसमें। और जब हमने एक वर्णी प्रकाश इस पर डाल दिया, क्या डाला हमने? एक वर्णी प्रकाश डाल दिया। जैसे ही आपतित प्रकाश डाला हमने, क्या डाला? ये आपतित प्रकाश है, आपतित। जब हमने आपतित प्रकाश डाल दिया तो जैसे ही आपतित प्रकाश डालते हैं क्या होता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कराना। ठीक, इससे पहले देहली आवर्त, देहली तरंग दैर्ध्य, ये सब हम बता चुके हैं आपको। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से थोड़ा हम विस्तार करेंगे इसमें, लेकिन है क्या बेटा? बिल्कुल सेम है। तो और इस लेसन से आपको 4 नंबर बिल्कुल क्लियर मिलते हैं। क्लियर है, 4 नंबर मिलेंगे। वो 4 नंबर या तो आइंस्टीन का समीकरण ही दे दे, जहां तक संभव है कि आइंस्टीन का समीकरण ही 4 नंबर दे देगा। तो जैसे ही हमने आपतित प्रकाश डाला तो ये आपतित प्रकाश क्या होता है? अपना अस्तित्व खो देता है और खोने के बाद यहां से जो है इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है। क्या कर देता है? निकाल देता है। क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ई के इसकी क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाती है। क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा। ई के गति ऊर्जा। तो अब हम बात कर लेते हैं सीधा सीधा। नोट करिए भाई, क्या है कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे बंडलों एवं पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों एवं पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं हम? जिन्हें फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन। और प्रत्येक फोटॉन के पास कितनी? h आवृत्ति की ऊर्जा होती है। कितनी? h आवृत्ति की ऊर्जा होती है। प्रत्येक फोटॉन के पास h आवृत्ति की ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा, मान लिया एक फोटॉन गिरता है, मान लिया h आवृत्ति का एक फोटॉन गिरा, h आवृत्ति का एक फोटॉन गिरा, और गिरने के बाद वह अपनी जो है ऊर्जा नष्ट कर देता है, अपना अस्तित्व खो देता है और वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन।
जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है, न्यू का है, देहली आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति कह लीजिए केवल, देहली आवृत्ति तो न्यू नॉट होती है ना, आवृत्ति कह लीजिए, ये क्या है, आवृत्ति है। ठीक, h न्यू आवृत्ति का कोई प्रकाश जैसे ही धातु की प्लेट पर गिरता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का कर देता है उत्सर्जित कर। अब इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, E के वेग से क्या करते हैं, गति करने लगते हैं, निकलने लगते हैं। कितने वेग से, E के, गतिज ऊर्जा E के एनर्जी है, ठीक, एनर्जी E के एनर्जी, तो E के वेग से क्या करने लगे, निकलने लगे। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास शेष भाग कितना बचा, E के, कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर जो फोटॉन हमारा गिरा हुआ था, ये फोटॉन क्या होता है बेटा, अपना अस्तित्व खो देता है, लेकिन कुछ ऊर्जा इसकी नष्ट हो जाती है और शेष ऊर्जा जो बचती है वो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में लग जाती है। क्या करने में लग जाती है, त्वरित करने में लग जाती है। जैसे कि मान ले h न्यू आवृत्ति का एक फोटॉन गिरा, इसने अपना अस्तित्व खो दिया, और खोने के बाद क्या होता है कि थोड़ी इसकी ऊर्जा बची, और वो ऊर्जा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को वहां से गति प्रदान कर देती है। और इलेक्ट्रॉन पर पहले से ही वेग होता है, अपना खुद का वेग, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, और तेजी से गतिमान होने लगता है, निकल जाता है, यानी कि धातु की सतह से इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, उत्सर्जन। और जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो गया तो क्या हुआ कि कुछ कार्य भी हुआ। क्या हुआ, कार्य हुआ, ठीक। तो जो हमारा कार्य हुआ और गतिज ऊर्जा दोनों का जोड़ जो है किसके बराबर हो जाएगा हमारा, अरे ये हमारा h न्यू के बराबर होगा ना, किसके बराबर होगा, h न्यू के बराबर होगा। तो माना, इतनी भाषा आप लिख देंगे, उसके बाद कहेंगे कि माना कि जो हमारा धातु की सतह से क्या था, इलेक्ट्रॉन सर्जित करा रहा था, तो उसमें लिखेंगे माना कि h न्यू आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कराने में W कार्यफलन कार्य करना पड़ता है, उसको W कार्यफलन कार्य करना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में कितना, E के, कितना E के क्या हो जाता है, ऊर्जा देनी पड़ती है। तो क्या हो जाएगी कि हमारा h न्यू था, h न्यू बराबर किसके होगा, W कार्यफलन के, और किसके, प्लस E के, किसके, E के। इसको समीकरण में 1 मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया, ठीक। कि आपके प्रकाश जो थी ऊर्जा, एक फोटॉन की ऊर्जा किसकी है, एक फोटॉन की ऊर्जा, क्या है, एक फोटॉन की ऊर्जा। एक फोटॉन की ऊर्जा की बात की जाती है कि एक फोटॉन की ऊर्जा जो है क्या है, कि h न्यू आवृत्ति का प्रकाश गिरा हुआ था हमारा, और उसने क्या कर दिया कि W यहाँ पर कार्यफलन किया, इसको कार्य करना पड़ा, और E के एनर्जी इसको जो है दे दी, इसको इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा प्रदान कर दी। तो ये गतिज ऊर्जा और एक कार्य दोनों का योग किसके बराबर होगा, उस फोटॉन के h न्यू के बराबर होगा ना, तो h न्यू के बराबर हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये इतना हो चुका, फिर हम कहते हैं कि मान लिया जाए कि जो हमारा फोटॉन था, वो फोटॉन जो गिरा हुआ था, वो फोटॉन क्या हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता था, माने इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, है ना। मान लिया जाए कि जो फोटॉन गिरा, मान लिया प्रकाश गिरता है तो कुछ ही तो प्रकाश जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकता है, कुछ नहीं करा सकता है। तो मान लिया जाए यदि
क्या कहेंगे? यदि एच न्यू आवृत्ति का गिरने वाला फोटॉन क्या है? ऋणात्मक। क्या है? उसकी ऊर्जा क्या है? ऋणात्मक है। और बेटा जब ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी तो कार्यफलन क्या हो जाएगा? कार्यफलन बिल्कुल बराबर हो जाएगा एच न्यू के बराबर। क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? कार्यफलन बराबर हो जाएगा जब जो है जब फोटॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऋणात्मक होगी। तब क्या होगा बेटा कि जो हमारा H, तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? E के बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा E के बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? तब क्या होगा कि H न्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा, कार्यफलन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? कार्यफलन के बराबर हो जाएगा। अब जब कार्यफलन के बराबर हमारा हो गया, कौन सा? H न्यू। और ये है कैसा? देहली आवृत्ति। कैसी है? देहली आवृत्ति। तो हम देहली आवृत्ति को क्या कर देंगे बेटा? यहाँ पर 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? 0। क्या है? देहली आवृत्ति। आपतित प्रकाश की क्या है? देहली आवृत्ति। यहाँ पर लिख देंगे आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति क्या हो जाएगी? H न्यू 0। क्या हो जाएगी? H न्यू 0। तो ये H न्यू 0 किसके बराबर? कार्यफलन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? कार्यफलन के बराबर हो जाएगा। अब थोड़ी सी परिभाषा हम लिख लेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? कि यदि आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति H न्यू, क्या कहेंगे हम? आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति H न्यू है, तो यह कार्यफलन के क्या होगी? बराबर। क्या होगी? कार्यफलन के बराबर होगी। अतः गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी बेटा? गतिज ऊर्जा शून्य होगी। क्या हो जाएगी? कि गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी तो हमारा जो गतिज ऊर्जा है इसको हम क्या लिख देंगे? 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? गतिज ऊर्जा को 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? गतिज ऊर्जा को 0 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए H न्यू, ये तो हमने 0 कर दिया ना, तो ये इतना हो जाएगा H न्यू बराबर W। क्या हो जाएगा? H न्यू बराबर W हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? H न्यू बराबर W। अब इसको हम समीकरण मान ले 2। क्या मान ले? समीकरण 2। क्या मान ले? समीकरण 2। क्या मान लेंगे हम? समीकरण 2। तो समीकरण 2 और समीकरण 1, देखिए W का मान यहाँ हम रख दें। समीकरण 1 में क्या रख दें? समीकरण 1 में रख सकते हैं बेटा मान। तो हमने क्या किया कि W का मान लिख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से W का मान समीकरण 1 में रखने से, समीकरण 2 है यहाँ। समीकरण 2 से समीकरण 2 से W का मान समीकरण 1 में रखेगा। समीकरण 1 में रख देगा। अब बेटा हम 1 में समीकरण में रख देंगे। इसका मान रखेंगे यहाँ पर W। अब W में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? H न्यू। क्या लिखेंगे? 0। H न्यू 0। क्या लिखेंगे? H न्यू 0। तो क्या हो जाएगा? H न्यू बराबर W की जगह पर क्या लिख देंगे हम? H न्यू 0 प्लस E के। क्या हो जाएगा? E के। देखिए ये H और H दोनों एक तरफ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन मिल जाएगा। एक तरफ ले जा रहे हैं H न्यू माइनस H
न्यू जीरो बराबर ई के। अब h और h कॉमन मिल जाएगा, h कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा हमारा कि न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर ई के। क्या हो जाएगा ई के। ये एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था वो m है। क्या है? मान लें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? m। क्या है? m। क्या मान लिया जाए? m। यदि देखो भाई यहाँ पर दिख रहा है यहाँ, हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? m। क्या मान लिया जाए? यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन था उसका द्रव्यमान क्या है? m है। ठीक। और अधिकतम वेग, जिस वेग से वो गति करने लगा उसका अधिकतम वेग क्या है? v मैक्स। क्या कर लिया जाए? v मैक्स अधिकतम वेग तथा अधिकतम वेग v मैक्स। देखिए यहां पर न्यू है, यहां पर v है। ध्यान रखिएगा भाई, न्यू और v में एक ही जैसा, थोड़ा अंतर है केवल। तो क्या हो जाएगा? m है, तब अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्या करेंगे? अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसको हम मिटा रहे हैं, तब तक ये मिटा रहे हैं बेटा। तब गतिज ऊर्जा, तब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा भैया, गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ mv²। यही तो सूत्र होता है, यही तो होता है। मैक्स कर दीजिए। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, अधिकतम। क्या हो जाएगा? अधिकतम। तो जो E के था वो किसके बराबर गतिज ऊर्जा है? हाफ mv²। तो बेटा हम यहाँ पर समीकरण में देख लीजिए, E के की जगह पर क्या लिख देंगे? हाफ mv²। क्या कर देंगे? हाफ mv² लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हाफ mv²। समीकरण का चाहो तो मान सकते हैं या ना मानो तो ना भी मान सकते हो, ये भी समीकरण एक है। तब क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा कि E के की जगह पर हम क्या रख दें? हाफ mv मैक्स स्क्वायर मैक्स। हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पर मैक्स मैक्स बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? h। क्या हो जाएगा? h और ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट ब्रैकेट। इतना ही तो हो जाएगा बेटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना ही है। तो कभी कभी इतना आ जाता है तो आप जरूर लिख लीजिए इसको। अब कभी कभी यहाँ पर कॉमन नहीं लिया जाता है, इसको अंदर गुणा करा दिया जाता है, ये भी आ जाता है, तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको हाफ केवल m भी लिख दीजिए। ये m हाफ ही लिख दीजिए, हाफ mv² मैक्स बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। इतना भी आ जाता है कभी कभी, इतना भी आ जाता है कभी कभी। तो आपको ये कर देना है बेटा। क्या कर देना है? इतना कर देना है। अब अगर b का मान आ जाए तो m को इसके बटे में भेज दीजिए। क्या कर दीजिए? m को बटे में भेज दीजिए और यहाँ पर जो है
दो को भी उधर लीजिए, बी स्क्वायर का मान कभी कभी आ जाए तो ये भी बना सकते हैं। समझ गए? क्या बना सकते हो? देख लीजिए एक बार, ये तो हुआ इतना, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर मैक्स। देख लीजिए ऐसा है। हाँ पता नहीं आया है। ये आया? इसमें गड़बड़ी है कोई क्या? तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मैक्स बराबर, ये दो कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, दो और ब्रैकेट में एच न्यू नॉट न्यू एच न्यू जीरो ब्रैकेट बंद, और बटा क्या हो जाएगा हमारा, एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। कभी कभी आ जाता है, वैसे तो हमारा इतना ही आता है। फिर उसके बाद अगर ज्यादा ये आ सकता है, और या भी ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है